हे गाइस, क्या हाल चाल आप सबके। माय नेम इज जीवित सिंह, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं और आज हम पढ़ने वाले हैं सिटीजनशिप के बारे में। बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन हर साल आते ही आते हैं। वैसे तो सारी की सारी पॉलिटी ही इंपॉर्टेंट है, बट फिर भी मैं आपको ये बोलूँगा कि ये टॉपिक को आप छोड़ के मत जाइएगा। इसमें जो मेन हुक पॉइंट्स है ना, वो तो मैं आपको बता ही दूंगा और कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा भी बताऊंगा जो उतनी रेलिवेंट स्पेशली एसएससी या रेलवे के लिए तो नहीं रहेंगी, लेकिन हाँ, अगर आप स्टेट लेवल का एग्जाम दे रहे हैं तो वहाँ पे वो सारी की सारी चीज़ें रेलिवेंट हो जाएंगी। जैसा कि मैंने आपको वादा कर रखा है कि मैं एक बेहतरीन कंटेंट आप लोग को दूंगा और उसी एवज में आप देखिए कि मैं बेहतरीन से बेहतरीन स्लाइड्स बना रहा हूँ और जो मेरा इनपुट डल रहा है ना हर एक स्लाइड के ऊपर, वो भी बहुत ज़्यादा डल रहा है। मैं चाहूँ तो इनका घास काट सकता हूँ तुरंत से 10 मिनट में ये चीज़ को भी बता सकता हूँ, लेकिन मैं वो नहीं करके मैं इसको बेहतर तरीके से एक प्रेजेंटेशन फॉर्म में लेकर आ रहा हूँ ताकि आपके सारी की सारी चीज़ें दिमाग में घुस जाएं और आपको किसी भी एग्जाम में ना नीचा ना देखना पड़े कि भैया ये चीज़ तो मैंने पढ़ नहीं रखी थी। तो मैं एक वो होता है ना, एक तीर से दो निशाने वाली बात कर रहा हूँ कि जो छोटे एग्जाम्स हैं उन पे तो टारगेट हो और बड़े एग्जाम्स भी जो हैं, जो पीएससी लेवल यूपीएससी लेवल टाइप के हैं, उनका फाउंडेशन भी आपका एक तैयार हो जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम। सिटीजनशिप की बात अगर मैं करता हूं तो इसमें सबसे पहली चीज जो एग्जामिनर आप लोगों से पूछ सकता है वो पूछ सकता है कि आर्टिकल बताइए। तो आर्टिकल 5 से 11 और पार्ट 2 के अंदर ये जो है हम देखते हैं सिटीजनशिप के बारे में। ठीक है दोस्तों, सिटीजनशिप क्या है? नागरिकता का अधिकार है, सिंपल सी बात है। ये तो अभी मैंने माइंड मैप बना रखा है, आगे मैं पूरा एक्सप्लेन भी करूंगा हिंदी इंग्लिश के अंदर, तो उसमें भी आप टेंशन मत लीजिएगा। लेकिन आप देखिए कि क्या भारत हमेशा से ही ऐसा था? ऐसा तो नहीं था। भारत के अंदर तो ये वाला भाग भी था, है ना। तो ये जो है क्या है? भारत का छोटा भैया जो विद्रोही हो गया था, है ना, क्या है इसका नाम? पाक, जो हो गया नापाक। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको क्या लगता है कि ये जो सिटीजनशिप की बातें होती हैं, ये केवल और केवल हम क्या सिर्फ जो इस क्षेत्र में रह रहे इनके बारे में बात करते हैं? जी नहीं, इसके लिए आपको हिस्टोरिकल एविडेंसेस के अंदर देखना पड़ेगा कि जब आपने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन अभी बनके ऑलमोस्ट तैयार था, लेकिन उससे पहले क्या हो रहा है ना, 1949 से पहले की चीज़ें अगर मैं देखूं, देखो 1947 में देश आज़ाद हो रहा है, ठीक है, 1947 में देश आज़ाद हो रहा है, तो तब ऐसा नक्शा बन रहा है। लेकिन 1947 से पहले तो यही था पूरे का पूरा नक्शा। एक तरह से मोटे मोटे तौर पे मैं बोलूँ तो अखंड भारत टाइप मान लीजिए इसको, तो अनडिवाइडेड भारत इसको कह सकते हैं। तो कहने का मतलब है, एक सेकंड रुकिए, ठीक है। तो कहने का मतलब है इसके अंदर कि जब ये अनडिवाइडेड भारत है, तब क्या उधर के जो लोग हैं इधर आए या इधर के लोग उधर गए, तो उनका क्या होना चाहिए है सिटीजनशिप में, वो भी एक कंसर्न का मैटर है कि नहीं है। आप उस एंगल से सोचिए कि जब देश आज़ाद हुआ जस्ट इमीडिएट में, तब क्या हुआ, तब आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। अब देखो, जब वहाँ पे उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन ही अवेलेबल नहीं था, तो उस केस में दोनों देशों ने क्या अग्रीमेंट किया? देखो, मार्च के आसपास की बात थी 1947 में, जब इधर के लोग इधर जा रहे थे और इधर के लोग इधर, क्योंकि जब आप देखिए कि मोटे मोटे तौर पे ये अनाउंसमेंट्स शुरू होने लग गई थी ना कि हाँ अब देश आज़ाद होने वाला है, ये चीज़ होने वाली है, तो उस टाइम पे बहुत दंगा फसाद हुआ था। और वो जो दंगा फसाद है, देखिए मार्च से लेके काफ़ी लंबे समय तक वो चलता रहा दंगा फसाद, है ना। क्यों हो रहा था उसका कारण भी आप समझ लीजिए। आप देखिए कि जो इधर पाकिस्तान में क्या होगा, मुस्लिम मेजोरिटी ज़्यादा हो जाएगी, यानी हिंदू कम हो जाएंगे, तो हिंदू के लिए क्या हो गया, खतरा हो गया। और इस तरफ अगर हम अभी के इंडिया की बात करते हैं, या हिंदू कम्युनिटी ज़्यादा हो जाएगी और मुस्लिम के लिए खतरा हो गया, है ना। तो यानी कि इधर के मुस्लिम उधर को भागेंगे और उधर के हिंदू इधर को भागेंगे। कहने का मतलब है, समझ गए क्यों? क्योंकि माइनॉरिटीज़ वहाँ पे क्रिएट हो रही हैं, उन्हें खतरा लग रहा है कि कल को ये लोग हमारी बहू बेटियों के साथ गवारों वाला व्यवहार करेंगे या हमारे साथ भी बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब व्यवहार करेंगे, तो हम क्या करेंगे, है ना। तो वो एक डर जो है, एक खौफ है, जो जीवन जीने का खौफ जो है वहाँ पे पैदा होने लग गया कि भैया जीवन भी कैसे जिएंगे। तो इस वजह से ये जो है आदान प्रदान चलना शुरू हो गया, है ना। दो आप देखो कि कितनी बड़ी चीज़ें हो रही थी और संविधान बनके तैयार हुआ 1949 के अंदर, तब भी जो है नेहरू जी ने क्या बोला कि नहीं नहीं, हम तो 26 जनवरी 1950 को लागू करेंगे। जबकि आप देखिए कितनी ज़्यादा नीड थी उस टाइम पे संविधान की, और बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ को ऑब्जेक्टिफाई किया, ऑब्जेक्शन किया नेहरू जी को कि भैया ऐसा मत कीजिए। ऑलरेडी आप देखिए कि संविधान बनने में हम इतना लेट हो गए, देश आज़ाद हुए कितना समय हो गया है, पूरा का पूरा सिस्टम चल नहीं रहा है, आप इसका कोई ना कोई सिस्टम पुख्ता होने दीजिए। नहीं जी, वो नहीं मानेंगे। चाचा जी बोले कि 26 जनवरी मतलब 26 जनवरी, मैं तो तभी करवाऊंगा, है ना। अड़ गए तो अड़ गए, वही वाली बात है। अब ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, है ना। तो माननी पड़ी सबको, सब छोड़ने हैं तो मान ली बात, अब और क्या हो सकता था। तो यही दिक्कतें रहती हैं, है ना। जब कोई बड़ा लीडर पीछे से निकल के और वो आगे तक पहुंच जाता है, अब वो उसकी बात को कौन कटाक्ष करे और वो किसी का सुन ना रहा, है ना। तो वही वाली कहानी यहाँ पे भी चल रही थी। चलिए एनीवेज,
कुछ पॉजिटिविटीज़ भी होती है हर किसी में, कुछ नेगेटिविटीज़ भी होती है ना, तो अब हर चीज़ रहती है। अब आप देखिए कि जब 1947 में ये मार काट के दौर में सब इधर से उधर दौड़ रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो उधर से इधर लोग हैं, क्या उनको भारत की नागरिकता मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, ये एक मुद्दा क्रिएट हो गया। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या सिर्फ 1947 में ही ऐसा हुआ था? ऐसा नहीं है दोस्त, 1949 के आसपास तक ये सिस्टम चलता रहा धड़ल्ले से, है ना। 1947 में ही ऐसा नहीं हुआ है, उसमें ऐसा हुआ कि जो इधर से कुछ मुस्लिम्स उधर गए ना, उधर जाके उन्हें लगा कि नहीं वो वहाँ पे सेफ नहीं है ना, शिया सुन्नी वाला केस भी हो सकता है या जैसा भी आप मान लीजिए, उनको लगा कि वहाँ पे सेफ नहीं है, उनको नहीं अच्छा लगा, तो वो वापस भी यहाँ आ गए भारत के अंदर। जब वापस आ गए तो क्या उनको सिटीजनशिप देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, ये अगेन मुद्दा फंस गया। समझ रहे हो आप, चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड उस टाइम पे हो गई थी। और 1947 से 1949 के आसपास तक तो कोई रोक टोक ही नहीं थी, है ना। बस एक आप ये समझो कि कुछ भी उस टाइम पे अवेलेबिलिटी नहीं थी, कोई वीज़ा की, कोई पासपोर्ट की। जिसका दिल कर रहा था वो उधर जा रहा था, जिसका दिल कर रहा था इधर आ रहा था। कुछ प्रेम कहानियां बन रही थी, है ना, वो बेचारे बीच बिचाले में थे, है ना, लैला मजनू टाइप हो रखा था। तो ऐसा सिस्टम यहाँ पे चल रहा था, हीर रांझा की स्टोरियाँ। तो अब जो है 1949 में दोनों देश की सरकारों ने क्या बोला कि भैया एक समझौता कर लेते हैं। अब देखो वो समझौता था, वो कोई ऐसा नहीं आप कह सकते कि कोई स्ट्रॉन्ग अग्रीमेंट हो जाएगा या फिर कोई हम एम्बेसी टाइप एग्रीमेंट कर लेंगे, वैसा तो नहीं हो सकता था, क्योंकि अभी तक भारत का संविधान तैयार नहीं हुआ था। तैयार तो हो गया था, लागू नहीं हुआ था। कारण मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, लाहौर सेशन, नेहरू जी, है ना, ये सब कहानियाँ हम पढ़ चुके हैं। तो अब 1949 के अंदर एक डील की इन्होंने पाकिस्तान से कि भैया अब कोई भी इधर से उधर नहीं जा सकता है। अब अगर जाएगा तो उसको सरकार की परमिशन लेनी पड़ेगी, उधर वालों को पाकिस्तान की परमिशन लेनी पड़ेगी, इधर वालों को भारत की परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, यानी कि एक परमिशन वाला सिस्टम आप कह सकते हैं कि जो परमिशन वाला सिस्टम है वो कहाँ पे स्टार्ट हुआ आपका 1949 के अंदर स्टार्ट हो गया। समझ गए। उसके बाद 1950 में तो क्या बन गया, संविधान ही बन गया। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया तो दोस्तों अब क्या हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन बनते ही सारी चीजें बदल गई। तब सिर्फ परमिशन से बात नहीं बनेगी, तब क्या हो गया आपका वीजा, पासपोर्ट, ये सब चीजों का जो है पिक्चर में आना तय हो गया। समझ गए। तो अब जिसके पास भी पासपोर्ट है, वीज़ा है, उस हिसाब से ही वो जाएगा। वीज़ा इज समथिंग लाइक परमिशन और पासपोर्ट के ऊपर ठप्पा लगेगा, है ना। उस एंगल से ही इधर से उधर जा सकते हैं, ऐसे नहीं जा सकते। प्रॉपर पेपर वर्क होगा। और भारत के जो संविधान करता थे उन्होंने इस सारी चीज़ों को कंसीडर करके आर्टिकल्स लिख दिए संविधान के अंदर। वो जो आर्टिकल्स को फॉलो किया जाएगा, भारत में जो लोग आ रहे हैं या ऑलरेडी आ चुके हैं उनको नागरिकता देने के लिए या उनको सिटीजनशिप देने के लिए। समझ गए इस चीज़ को। वो आर्टिकल्स कौन कौन से हैं आप समझो कि अगर आपको सिटीजन बनना है भारत का, तो ये 4 आर्टिकल जो है ना, 5 से लेके 8 तक, ये क्या बताते हैं कि कैसे आप भारत के नागरिक बन सकते हो। उसके बाद आर्टिकल 9 एक खास आर्टिकल है जिसके बारे में हमेशा पेपर में क्वेश्चन आता है। क्यों आता है? क्योंकि ये 9 नंबर आर्टिकल क्या बोलता है दोस्तों, ये रेड कलर में मैंने डिपिक्ट किया है माइंड मैप के अंदर। ये बोलता है कि आपको केवल और केवल सिंगल सिटीजनशिप मिलेगी। आप कोई भी ऐसा नहीं हो सकता कि 2 कंट्रीज में जाके उनकी, पाकिस्तान की भी ले रहे हो उधर जाके और इधर इंडिया की भी ले रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। यू विल गेट ओनली सिंगल सिटीजनशिप। अगर आपने भारत की सिटीजनशिप ले रखी है तो आप किसी भी और कंट्री की सिटीजनशिप नहीं ले सकते हैं। अगर आपने ऐसा लेने की कोशिश की तो ऑटोमेटिकली भारत के अंदर आपकी सिटीजनशिप खत्म हो जाएगी। तो उसी को बोलते हैं लॉस ऑफ सिटीजनशिप। समझ गए। तो ये आर्टिकल आपको याद रखना है, आर्टिकल 9। मैं साथ की साथ ही बहुत सारे आर्टिकल्स आपको याद करवा दूंगा। मेरा थोड़ा अंदाज अलग है, सिस्टम अलग है पढ़ाने का। कुछ लोग होता है वो एक पर्टिकुलर वीडियो लेके आते हैं आर्टिकल्स की, मैं भी बताऊंगा एक वीडियो में। लेकिन कहने का मतलब है कि मैं साथ के साथ अगर आपको पढ़ाता जाऊंगा पॉलिटी में, तो आपको चैप्टर वाइज जब आप पढ़ोगे ना तो ईजी रहेंगी चीज़ें, समझ आएंगी। अब मैं यहाँ आर्टिकल बताऊँ ना आपको, सिर्फ बस बोल के कुछ भी निकल जाऊँ, है कि ऐसे ऐसे होता है, मजे की बातें कर दूँ, तो फिर पेपर के पर्सपेक्टिव से वो गलत हो जाएगा और एग्जाम में पूछ लिएगा फिर आप क्या करोगे, है ना। तो ये चीज़ है। इसके बाद आर्टिकल 10 और 11 अगेन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है पार्लियामेंट के पास जो पावर है कि इस सिटीजनशिप एक्ट को वो क्या कर सकती है, मॉडिफाई कर सकती है समय के आधार के हिसाब से। बहुत बार किया भी है। अभी लेटेस्ट में आप देखिए CAA का जो कानून आया है वही है ये, है ना, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो आर्टिकल 10 और 11 क्या कर रहा है, पार्लियामेंट को पावर दे रहा है ये पूरे के पूरे सिटीजनशिप वाले एक्ट के अंदर अमेंडमेंट करने की, खत्म करने की नहीं, अमेंडमेंट करने की। ठीक है भाइयों। तो ये हो गया एक आपका। तो मुद्दे की बात ये है कि अब ये जो एक स्लाइड में मैंने डिपिक्ट कर दिया है, इसी को हमें डिटेल में पढ़ना है। कहानी बस इतनी ही है। ठीक है। आर्टिकल 5 से लेके 11 तक मेन आर्टिकल है सिटीजनशिप के, जिनको हमें यहाँ पे पढ़ना है। साथ में कुछ कॉम्प्लीमेंट्री आर्टिकल्स और भी चलेंगे, तो वो भी साथ के साथ पढ़ते जाएंगे। ठीक है भाई। अब आप देखिए, ये तो मैंने लिख ही दिया कि पार्ट 2 के अंदर कवर है, आर्टिकल 5 से 11 इसके अंदर है, ये सारी चीज़ें बता दी है। उसके बाद अब आप देखिए कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है
वो इंडिया के सिटीजन्स या इंडिया में जो लोग रह रहे हैं उनको ऐसा नहीं है कि एक इक्वली ट्रीट कर रहा है ना, वहाँ पे भी उसने कैटेगराइजेशन कर दी। कैटेगराइजेशन किस आधार पे की? एक हो गया इंडियन सिटीजन और दूसरे हो गए एलियन, या फिर कहें कि अलायन कह लो या नॉन इंडियन सिटीजन कह लो, एक तरह से नॉन सिटीजन्स हो गए। तो इस तरीके से दो कैटेगराइजेशन संविधान ने क्रिएट कर दिया है, ठीक है। अब होता क्या है, जो सिटीजन्स होते हैं वो तो सारे के सारे राइट्स को एंजॉय करेंगे क्योंकि वो भारत के नागरिक हैं, ऑब्वियस सी बात है कि उनको वो सारे के सारे राइट्स दिए जाएंगे। लेकिन जो अलायंस हैं, अब वो जो है एलियन कह लो जिनको, जो भारत के अंदर नहीं रहते हैं, बाहर से आए हैं, अब उनको सारे राइट्स नहीं दिए जा सकते। अब ऐसा आप बोलोगे कि क्यों नहीं दिए जा सकते? भैया वो है ही नहीं यहाँ के, जबरदस्ती उनको थोड़ी दे देंगे। अब मान लो कि कल को प्रेसिडेंट साहब बनाने हैं ना, उनके इलेक्शन कराने हैं, तो क्या किसी बाहर के व्यक्ति को, पाकिस्तान से आए व्यक्ति को खड़ा कर दें प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए? हो सकता है ऐसा? नहीं हो सकता ना, उसको ये राइट नहीं दिया जा सकता ना। बस इसी से ही आप समझ लीजिए। तो कहने का मतलब यहाँ पे अलायंस जो है या एलियंस जो है उनको वो सभी राइट्स तो नहीं मिलते हैं, लेकिन कुछ राइट्स तो मिलते हैं। जैसे जीवन का अधिकार है भाई, जीने का अधिकार, सांस लेने का अधिकार, चलने का अधिकार तो है, कि वो भी छीन लोगे उनसे कि अच्छा ये उधर से आया है, उस पार से सरहद के, मार दो इसको गोली में यहीं पे, चाहे बेचारे ने कुछ किया हो चाहे ना किया हो। ऐसा थोड़ी होता है कि उस पार भी सभी लोग दुष्ट है। कुछ लोग बेकार होंगे, कुछ यहाँ भी है बेकार, कुछ वहाँ भी है बेकार, सिंपल सी बात है ना। लेकिन जो नॉर्मल जनता होती है उनको इन फालतू की फर्जी चीज़ों से, इन पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं होता है। सब पॉलिटिक्स का किया धरा है, सीधी बात मैं आपको बताऊं तो। नहीं तो दो देश कभी भी सेपरेट नहीं होते, आज भी ये अनडिवाइडेड इंडिया ही रहता अगर ये पॉलिटिक्स इसमें इन्वॉल्व ना होती। तो सीधी सी बात है ना। चाहे वो जिन्ना साहब की पॉलिटिक्स कहिए, चाहे वो गांधी जी की पॉलिटिक्स कहिए, चाहे नेहरू जी की कहिए, जिसको आप जो क्रेडिट देना चाहें, जिसको दोषी करार देना चाहें, बट अल्टीमेटली इट इज़ द गेम ऑफ द पॉलिटिक्स की जो हज़ारों लोग हैं, हज़ारों या लाखों लोग उस टाइम पे जो है उन्होंने जान गंवाई, मारकाट हुई, वो उसके लिए हु इज़ द रिस्पॉन्सिबल? सोच के देखिए इस चीज़ को, है ना। अब यहाँ पे देखिए, जो एलियंस हैं उनको क्या है, राइट्स ऑफ पर्सनल हुड या पर्सनहुड या फिर जीवन का एक व्यक्तित्व वाला जो अधिकार है, वो जो छोटे मोटे नॉर्मल अधिकार कह सकते हैं ना, हालांकि इंपॉर्टेंट है प्रायोरिटी वाइज तो देखा जाए तो वो ज़रूर दिए जाते हैं। इसके बाद अब ये जो अलायंस व्यक्ति हैं या एलियन व्यक्ति जो आ रहे हैं, ये भी डिपेंड करेगा, इनको भी दो कैटेगरी में बांटा गया है। अब ये एलियन व्यक्ति ऐसे हो सकते हैं जिनके साथ, जिन राज्यों के साथ या जिन आप राज्यों को की जगह पे कह लीजिए कंट्रीज़ के साथ जो है भारत की मित्रता है ना। मान लो कि अब सपोज हमारी रशिया के साथ अगर मित्रता है तो वहाँ से जो व्यक्ति आ रहा है उसको हम अलग ट्रीट करेंगे। वहीं पे अगर पाकिस्तान ने चाइना से कोई आएगा तो उसको अलग ट्रीटमेंट देंगे, है ना। वो हमारे साथ, हमारे ऊपर छाती पर मूंग दल रहे हैं तो उनको ऐसा तो है नहीं कि उनकी पूजा लेके थे ना, थाली लेके उनकी पूजा करेंगे। तो इस हिसाब से हमने दो कैटेगरी बांट दी, फ्रेंडली अलायंस और एनिमी अलायंस। अब जो भी है यहाँ पे, जिस भी टाइप का व्यक्ति रहेगा जो बाहर से आ रखा है, अगर तो वो फ्रेंडली वाला रहेगा तो उसको कुछ एक्स्ट्रा अधिकार दिए जाएंगे और कोर्डियल रिलेशन, अच्छे उसके साथ बर्ताव किया जाएगा। वहीं पे एनिमी वाला जो है उसके साथ उतना अच्छा बर्ताव नहीं किया जाएगा। और उसमें जो है कुछ कुछ एक्सेप्शंस भी हैं उसके, जो ये जो पर्सनहुड वाले राइट्स है ना, उसमें भी कुछ ना कुछ एक्सेप्शन दी गई हैं। जैसे कि जो एनिमी वाला है, नॉट ग्रांटेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। जैसे आप देखिए, सपोज करो कि आप कोई भी क्राइम फॉरेन लैंड में जाके कर दो। आज इंडिया ने बहुत सारी ट्रीटी साइन कर रखी है ना। आप गए वहाँ रशिया में, आपने वहाँ पे कोई किसी को मर्डर कर दिया तो वो रशिया वाले आपको पकड़ नहीं सकते हैं। वो आपको पकड़ेंगे तो वो भारत को सौंपेंगे। अब भारत के कानून के हिसाब से होगा जो भी आपका यहाँ पे होगा। ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि नहीं नहीं रशिया वाले आपको उसकी जेल में डाल देंगे, है ना, ये कर देंगे वो कर देंगे। आप इलीगली वहाँ पे गए हैं, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। आप लीगली गए हैं, पासपोर्ट के थ्रू गए हैं, तो वो लोग भारत को सौंपेंगे, है ना। आपको, आपने जो भी क्राइम किया वो भारत के कानून के हिसाब से आपको यहाँ पे सजा दी जाएगी। समझ गए इस चीज़ को आप? तो वो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कहने का मतलब है कि अगर वहीं पे पाकिस्तान से सपोज कोई यहाँ पे आ रखा है तो उसके साथ हम ऐसा ट्रीटमेंट नहीं करेंगे कि पाकिस्तान को दे देंगे, है ना। वो हमारी मर्जी है, हम उसको यहाँ इंडिया के ट्रायल के हिसाब से भी चला सकते हैं, है ना। वो एक एक्सेप्शन हो गई। तो यही मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि जो एनिमी अलायंस है उनके साथ हम अलग तरीके से पेश आएंगे, फ्रेंडली वालों के साथ अलग तरीके से आएंगे। और इसके अलावा द सिटीजन्स ऑल्सो ओ सर्टेन ड्यूटीज़ टुवार्ड्स द इंडियन स्टेट। अब सिटीजन्स सिर्फ अधिकार की बात ना करें, है ना। ये अधिकार की बात तो हर कोई करता है कि मुझे राइट चाहिए, मुझे राइट चाहिए, लेकिन ड्यूटी की बात कोई नहीं करता, है ना। देश के प्रति जो आपकी सेवाएं होनी चाहिए वो देने की कोई बात नहीं करता है। सैलरी सबको चाहिए, काम किसी को नहीं करना, कुछ ऐसे वाली समझ लीजिए बात, है ना। तो आपकी ड्यूटीज़ क्या क्या होनी चाहिए कि आप कर देंगे, है ना, टैक्सेस देंगे, रिस्पेक्ट करेंगे नेशन के फ्लैग की, है ना, नेशनल एंथम की, वो सब तो चीज़ें हमें पता ही है ना। और इसके अलावा जो
डिफेंड करेंगे कंट्री को किसी भी सिचुएशन में, है ना। जब भी भारत को ज़रूरत पड़ेगी आप यहाँ पे मौजूद रहेंगे, हेल्प करेंगे ताकि डिफेंड किया जा सके। सेम ही सिनेरियो वाला मैंने हिंदी में भी लिख दिया है, यहाँ पे आप देख लीजिए, है ना। व्यक्तित्व के अधिकार के बारे में लिख दिया है और 2 भागों में हम बांटेंगे इसको, मित्रवत गैर नागरिक और शत्रु गैर नागरिक, है ना। तो वही सब चीज़ें मैंने अभी आपको बताई हैं। ये सब चीज़ें जो हैं कि जो शत्रु वाले गैर नागरिक हैं उनको भैया हम कम राइट्स देंगे, और ये किस आर्टिकल के तहत हो रहा है, आर्टिकल 22 के तहत हो रहा है। ये कुछ कुछ चीज़ें हैं आपको जो ध्यान रखनी है। और जो अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आपकी कुछ ड्यूटीज़ हैं वो यहाँ पे लिख दी हैं कि राष्ट्रीय ध्वज को आप सम्मान करेंगे, राष्ट्रीय गान का सम्मान करेंगे, कर देंगे, ये सब चीज़ें लिख दी हैं, है ना, वही वाली चीज़ें हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम कि एक चीज़ एक बच्चे ने मेरे को बोला था, भाई मेरे को अभी भी याद आ रही है ये वाली चीज़। उसने मेरे को ये बोला कि सर आपने ना अपनी किताब के अंदर एक चीज़ गलत लिख दी है ना। ये हमारी किताब है, जैसे ये हिंदी की किताब है और सेम ही किताब मैं आपको दिखा देता हूँ, जो है इंग्लिश वाली भी दिखाता हूँ और फिर बताता हूँ आपको, ठीक है। ये इंग्लिश वाली हो गई, ये 2 किताब है हमारी। और उसने मेरे को क्या बोला कि भैया इस किताब के अंदर आपने गलती कर दी। मेरे को बोलता कि सिटीजनशिप के अंदर तो आप आर्टिकल 15, 16, 19 ये सब डाल रहे हो, तो क्या आप किताब बनाई है, एरर करती है किताब में। मैं वही बोलता हूँ आपको कि इतना ज़्यादा हाइपरनेस, इतना ज़्यादा प्रॉम्प्टनेस नहीं होनी चाहिए व्यक्ति में। थोड़ा सा ठहराव होना चाहिए माइंड के अंदर, है ना, और थोड़ा सा सलीका होना चाहिए चीज़ों को पढ़ने का। आप अगर लाइन को बीच में से पढ़ेंगे तो लाइन कभी भी समझ में नहीं आएगी, समझ रहे हो, लाइन कभी भी समझ में नहीं आएगी, आपने पढ़ा ही नहीं। आप सोचो, मैं बोलूँ आपको पूरी लाइन की, नो पर्सन शैल बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, है ना। आप ये बोलो, आपने शुरू वाली भाग छोड़ दिया, नो वाला भाग छोड़ दिया, शैल बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया आपने पढ़ लिया, तो ये तो आधी चीज़ हो गई ना। तो इसका तो मतलब होगा कि वो सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, लेकिन मैंने जो शुरू में नो लगाया वो आपने देखा नहीं। सो दिस इज़ हाफ लाइन रीडिंग। अगर आप आधा अधूरी चीज़ देखोगे तो आपको गलत ही लगेंगी सब चीज़ें, आप पूरी देखोगे तो आपको सब सही लगेगा। आप देखिए मैंने ऊपर क्या लिखा, उस बच्चे ने ये 2 लाइन पढ़ना जरूरी नहीं समझा, उसने ये सब पढ़ना जरूरी समझा केवल, और उसके आधार पे उसने सिर्फ ये जज कर दिया कि मैंने गलती की है किताब के अंदर, जबकि किताब के अंदर कोई गलती नहीं है। किताब के अंदर मैक्सिमम चीज़ें 99.999% जो है सब सही हैं। आप देखिए कि यहाँ पे क्या लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा क्या बोलता है भैया कि बहुत सारे राइट्स जो दिए जा रहे हैं वो केवल और केवल जो है इंडिया के सिटीजन्स को ही मिलेंगे। अब वो किन राइट्स की बात हो रही है कि जो केवल और केवल भारत के ही सिटीजन को मिल सकते हैं। अब मैं क्या यहाँ पे करूँ, क्या मैं सिर्फ ये लिख के चला जाऊँ कि आर्टिकल 15, 16, 19, 20, 29, 30 जो है ये जो अधिकार है ये केवल भारत के नागरिकों को मिलेंगे, बाकियों को नहीं मिलेंगे। ढूंढते रहना, किताब के पन्ने पलटते रहना कि कहाँ पे मैंने आर्टिकल 15 लिखा हुआ, कहाँ पे 29 लिखा हुआ, कहाँ पे 30 लिखा हुआ। कितना ज़्यादा आपको दिक्कत आएगी इस चीज़ को पढ़ने में। क्या वो एक किताब आइडियल किताब मानी जाएगी बाकी की किताबों की तरह? मैं अगर सेम यही चीज़ कर दूँ, बाकी लोगों की नोट्स की तरह मैं यही चीज़ कर दूँ, तो क्या ये आपके लिए ईजी और कंफर्टेबल रीडिंग है? क्या ये सब्जेक्ट को समझना आसान रहेगा? नहीं, ये मुश्किल रहेगा। ये मेरी साइंटिफिक अप्रोच है, मुझे पता है कि एक स्टूडेंट को कहाँ कहाँ दिक्कत आ सकती है, तो मैंने क्या किया, उस चीज़ों को यहीं साथ के साथ लिख दिया। तो इसमें कोई गुनाह वाली बात तो नहीं की, आप ही के फायदे की बात की कि आर्टिकल 15 को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया ताकि आपको कहीं और जाके पेज पलट के ढूंढना ना पड़े उस चीज़ को। ये आपकी हेल्प के लिए किया गया दोस्त, यह उस चीज़ के लिए नहीं किया गया कि मैंने सिटीजनशिप में आर्टिकल 5 से 11 है तो आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 यहाँ पे क्यों डाल दिए। समझना पड़ता है, कॉन्टेक्स्ट को समझना पड़ता है कि ऊपर क्या लिखा है, ऊपर जो लिखा है उस लाइन का नीचे मतलब तो समझाना पड़ेगा, तब डाले हैं। तो आप देखिए कि इसमें यह बोला गया कि आर्टिकल 15 केवल भारत के नागरिकों को मिलेगा, और ये क्या है, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, क्रीड, कास्ट, यानी कि धर्म, जाति या ऐसे किसी भी चीज़ के आधार पे, रंग के आधार पे, है ना, आपसे कोई भेदभाव कर रहा है तो आप उसके लिए सुप्रीम कोर्ट, या सुप्रीम कोर्ट तो चलिए क्या है, पहले तो नॉर्मल हाई कोर्ट तक जाएंगे, उसके बाद अगर नहीं सुनवाई होती तो सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा। कहने का मतलब है आप कोर्ट में जा सकते हैं, जुडिशरी में जा सकते हैं, दैट इज़ योर राइट, कि कोई आपके साथ इस तरह से भेदभाव नहीं कर सकता है। लेकिन कोई फॉरेनर आकर यहाँ पे ये बोले तो वो नहीं चलेगा, ठीक है। वहीं पे आर्टिकल 16 जो है ये भी केवल भारत के नागरिकों को मिलता है, ये है राइट टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। अब जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में क्या ऐसा बोल दिया जाएगा कि आप एससी कैटेगरी के हो तो आपको जो है हम हटा देते हैं, आप इसमें नहीं भाग ले सकते, आप ओबीसी हो आप नहीं ले सकते, आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हो आप ये फॉर्म एसएससी का नहीं भर सकते, आप रेलवे में नहीं आ सकते। क्या ऐसा किया जाता है? ऐसा नहीं किया जाता, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है। इसीलिए तो हम बोलते हैं कि चीटिंग कराना गलत है। चीटिंग कराओगे तो वो अनइक्वलिटी आई क्रिएट हुई, है ना। आप
आधे बच्चों को पहली पेपर पता है चीटिंग हुई, तो वहाँ पे पेपर को रद्द करना ही जरूरी है, क्योंकि इक्वालिटी जो है ब्रेक होगी। वो कौन सा आर्टिकल ब्रेक कर रहा है उस चीज़ को? आर्टिकल 16 ही तो ब्रेक कर रहा है ना। तो वो इक्वालिटी कैसे हुई अगर किसी को पहली वो चीज़ पता है? तो आप समझ रहे हैं, रियल लाइफ से मैं कनेक्ट करता जाऊँगा। फिर आर्टिकल 19 जो है, ये भी किसको मिलता है? ये अधिकार भी केवल और केवल किसको मिल रहा है? सिटीजन्स को ही मिल रहा है। ये क्या बोल रहा है? राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन। कहने का मतलब है कि अब कोई भी व्यक्ति पाकिस्तान से आके यहाँ पे नारे लगाने लग जाए, पाकिस्तान जिंदाबाद, है ना, वो बताने लग जाए लोगों को कि भैया आज से आपको अल्लाह अकबर ही करना है, आपको जय श्री राम नहीं करना है ना। मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूँ। वो यहाँ पे आकर ये बताने लग जाए कि क्यों जिन्ना साहब ही सबसे टॉप लीडर हैं, क्यों नेहरू जी नहीं है सबसे अच्छे लीडर। तो वो इतनी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन क्या हम उस व्यक्ति को दे देंगे जो पाकिस्तान से यहाँ पे आ रहा है? बोलिए आप, क्या देंगे? बिल्कुल भी नहीं देंगे, क्योंकि वो चीज़ तो हमारे देश की अखंडता को, इंटीग्रिटी को ब्रेक कर रही है, तो हम क्यों देंगे? तो इसीलिए जो आर्टिकल 19 है। लेकिन यहाँ भारत के नागरिक तो आलोचना कर सकते हैं ना। उनको मोदी जी पसंद नहीं है तो आलोचना करेंगे कि नहीं करेंगे? राहुल गांधी पसंद नहीं है तो आलोचना करेंगे कि नहीं करेंगे? सिंपल सी बात है। तो कर रहे हैं ना, तो वो भारत के ही नागरिक है, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन आपको मिल रही है, बात खत्म, है ना। उसके बाद आता है आर्टिकल 29, कल्चरल राइट्स। अब कोई फॉरेनर आकर यहाँ पे ये नहीं जबरदस्ती ठोक सकता कि जी मेरा तो ये कल्चरल राइट है। आपके कस्टम्स हैं। अब मान लो कि अगर कोई सिख धर्म से है, वो कड़ा पहनता है, ठीक है, और कृपाण रखता है। अब आप चले जाओ यूएस में, आप वहाँ पे जाके बोल दो कि दिस इज़ माय कल्चरल राइट, आप मेरे को रोक नहीं सकते, मैं तो कृपाण रखूंगा। अगले बोलें कि नहीं नहीं आप नहीं रख सकते हो, फिर छोड़नी पड़ेगी कि नहीं छोड़नी पड़ेगी? बस ऐसे ही समझ लीजिए, है ना। तो जो कल्चरल राइट्स है, भारत के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा। कोई फॉरेनर आके अपने राइट्स कल्चर के, है ना, जो भी उसके कल्चर के वहाँ के राइट है, यहाँ पे अडॉप्ट नहीं कर सकता है, यहाँ के हिसाब से उसको चलना पड़ेगा। फिर आर्टिकल 30 क्या बोलता है? एजुकेशनल राइट्स। अब कोई भी दूसरे देश से आके या फॉरेन लैंड से आके भारत के अंदर ये नहीं बोल सकता कि मुझे भी राइट टू एजुकेशन है जी। 6 से 14 साल वाले बच्चों का जो होता है ना, जैसे कि हाँ इनको सबको जो है पढ़ाई लिखाई ज़रूरी है। अब कोई भी आ गया फिरंगी यहाँ पे, है ना, तो और बोलने लगे कि नहीं नहीं मेरे को भी पढ़ाई करवाओ, मैं भी, मेरे लिए भी ज़रूरी है। वो उसको दया भावना में कराएं, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। लेकिन वो आकर राइट की फॉर्म में मांगने लग जाए, दैट इज़ डिफरेंट थिंग, समझ गए? तो वो नहीं हो सकता है। लेकिन हाँ, उसकी कोई हेल्प के लिए सरकार वो चीज़ कर दे तो वो एक अलग बात है, उसको शरणार्थी मान ले, वो एक अलग चीज़ है ना। तो राइट नहीं है बट उसका। तो ये सारे राइट्स जो हैं किसको मिले हुए हैं? केवल और केवल इंडिया के सिटीजन्स को। अब इसके अलावा कुछ राइट और भी हैं, जैसे राइट टू वोट। क्या कोई फॉरेनर आके यहाँ पे राइट टू वोट कर सकता है, वोटिंग कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। ऐसी राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस ऑफ पार्लियामेंट, तो लड़ भी नहीं सकता इलेक्शंस, है ना। मैं बोलूँ उधर बांग्लादेश या श्रीलंका से कोई आके यहाँ भारत में इलेक्शन लड़ रहा है ना, पीएम की इलेक्शन लड़ रहा है, प्रेसिडेंट के लड़ रहा है, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो वो भी केवल और केवल भारतीयों को ही मिलेंगे। इसके अलावा एलिजिबिलिटी टू होल्ड सर्टेन पब्लिक ऑफिसेज। अब आप देखिए कि सपोज करो आईएएस अधिकारी बनना है, आईआरएस अधिकारी बनना है ना, बड़े बड़े ऑफिस को संभालना है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को संभालना है, एक्साइज को संभालना है, वहाँ पे बड़े बड़े ऑफिसर्स बैठे हैं, आईआरएस आईएएस लोग हैं ना बैठे हैं। तो क्या वहाँ पे किसी फॉरेनर को अलाउड कर दें हम कि वो किसी बड़े डिपार्टमेंट का लीडर बन जाए? क्या उसको क्या बना दें? अटॉर्नी जनरल बना दें? क्या बना दें उसको फॉरेनर को? है नहीं बनाते ना हम। वो किसको बनाएंगे? भारत के ही व्यक्ति को किसी को बनाएंगे। तो वो राइट भी किसके पास है? केवल इंडियंस के पास ही है। आप खुद सोच के देखो कि अगर आपके पास एक देश ना हो, आप किसी लैंड के मालिक ना हो, है ना, देश हम बोल रहे हैं भारत, तो इसका मालिक कौन है? आप ही लोग हैं मालिक, है ना। आपके पास एक छोटी सी लैंड है, आप वहाँ रह रहे हैं, वो लैंड आपकी है। ऐसे ही करके बहुत सारे लोगों की लैंड है, तो वो किसकी हुई? भारत के लोगों की हुई ना, सिंपल सी बात है। बट आप सोचो कि अगर आपको देश निकाला दे दिया जाए, यहाँ से निकाल दिया जाए देश से, आप कहाँ तो जाओगे? समझ लो कितना डिफिकल्ट आपके लिए सिचुएशन हो जाएगी देश निकाले के बाद। यू कांट इवन ग्रो भाई। ना आप ज़मीन खरीद पा रहे हो, ना आप अपना करियर बना पा रहे हो, ना आप एजुकेशन ले पा रहे हो, ना आप कहीं रह पा रहे हो। आपके पास बेसिक अमेनिटीज़ नहीं है, बिजली पानी कुछ भी नहीं है, खाने को कुछ है नहीं है, क्योंकि आपको देश से निकाल दिया गया। तो या तो आपको कहीं ना कहीं जाके अजाइलम लेनी पड़ेगी, शरण लेनी पड़ेगी, है ना, किसी न किसी की लैंड पे, तब पॉसिबिलिटी है। नहीं तो फिर आपको भारत में ही रहना पड़ेगा। सिंपल सी बात ये है। तो देश निकाला एक बहुत गंदी चीज़ है, सिंपल सी बात, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सेम ही बातें मैंने यहाँ पे लिखी है, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30। ये जो है केवल भारतीयों को अधिकार मिलेगा। और इसके अलावा वोट देने का अधिकार हो गया, कुछ बड़े बड़े पद हैं जो उनको संभालने का अधिकार हो गया, या चुनाव लड़ने का अधिकार हो गया, ये सारे अधिकार भी केवल भारतीयों को मिलेंगे। हम अलायंस जो हैं एनिमी वाले हों चाहे फ्रेंडली हों, उनको नहीं देते हैं ये अधिकार, ठीक है भाई।
इसके बाद हु आर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, मैंने अभी आपको 5, 6, 7, 8 आर्टिकल के बारे में बताया था। 9th का तो अलग हो गया, वो तो सिंगल सिटीजनशिप या लॉस ऑफ सिटीजनशिप की बात करता है, लेकिन 9 से पहले तक का 5 से लेके 8 तक के आर्टिकल किस चीज़ में बात करते हैं, वो बात करते हैं कि इंडिया का सिटीजन बन कौन कौन सकता है। तो वो सारी की सारी कंडीशंस यहाँ पे लिखी हुई हैं, है ना। ये हालांकि मैं आपको आगे भी पढ़ाऊंगा, लेकिन आप समझ जाइए। जैसे आर्टिकल 5 जो है वो क्या बोलता है, डोमिसाइल के आधार पे या बर्थ के आधार पे बताता है। मैं आगे पूरा डिटेल में कवर करूंगा, ये ब्रीफ आउट दे रहा हूँ आप लोग को। किताब में भी ये सारी चीज़ें रिटर्न फॉर्म में मिल जाएंगी। कहने का मतलब है कि ये जो आर्टिकल 5 बोलता है कि अगर आप भारत में पैदा हुए तो आपको जो है भारत की नागरिकता मिल जाएगी, ठीक है। उसमें भी अलग अलग कंडीशंस रहती हैं, वो दे रखी हैं यहाँ पे। जैसे कि चलिए ये मैं आगे ही समझा दूंगा, वहाँ पे इजीली आपको समझ में आ जाएगी। यहाँ पे फिर हो सकता है उतना ज़्यादा कनेक्टिविटी क्रिएट ना हो, क्योंकि सिर्फ लिखा हुआ है। मैं आगे जो है मैंने पिक्चर्स की फॉर्म में और कुछ चार्ट्स की फॉर्म में रख रखा है, मैं वहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी सिर्फ पॉइंट्स एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऐसे ही आप देखिए कि दूसरा एक कंडीशन बनती है आर्टिकल 6 की। आर्टिकल 6 क्या बताता है कि वो लोग जो दोज रेजिडेंट्स इन पाकिस्तान हु माइग्रेटेड टू इंडिया, है ना, जो लोग यहाँ पे पाकिस्तान में रह रहे थे और जो है माइग्रेट हुए भारत के अंदर, और कब हुए हैं, 19 जुलाई 1948 से पहले, ठीक है भाई, 1948 से पहले। लेकिन एक कंडीशन ये भी हो सकती है हु केम आफ्टरवर्ड, 1948 के जो बाद में आ रहे हैं, तो अगर वो आ रहे हैं तो उनको 6 महीने भारत के अंदर रहना जरूरी है, तब उनको सिटीजनशिप मिलेगी। लेकिन अगर 1948 से पहले किसी भी दिन आ गए हों, ठीक है, 19 जुलाई 1948 से पहले किसी भी दिन आ गए हों, तुरंत उनको सिटीजनशिप मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन उसके बाद अगर आए हैं तो 6 महीने भारत के अंदर रुकना पड़ेगा, तब मिलेगी, ठीक है जी। उसके बाद आर्टिकल 7 आता है। आर्टिकल 7 क्या बोलता है आपको, दोज रेजिडेंट्स इन इंडिया हु माइग्रेटेड टू पाकिस्तान आफ्टर 1 मार्च 1947, मैंने बताया ना ये 1 मार्च 1947 के आसपास की वो जो कितना ज़्यादा कत्लेआम हुआ, वो ये लगभग उसी टाइम की डेट्स के आसपास है ना। एंड रिटर्न लेटर ऑन रीसेटलमेंट परमिट, मैंने आपको बताया था कि यहाँ से जो है पाकिस्तान में चले गए थे कुछ लोग, लेकिन उनको वहाँ पे ऐसा लगा कि भैया यहाँ मेरे को रहना सही नहीं है, मेरे को वापस भारत में ही जाना चाहिए, वहीं ठीक लगेगा, तो वो वापस आ गए यहाँ पे। तो क्योंकि ये उधर जाके इधर वापस आए हैं, तो इनको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, इनको क्या प्रोविजन रहना चाहिए, वो हमारा आर्टिकल 7 बताता है हमें कि अगर ऐसा 1 मार्च 1947 के बाद हुआ है ना, तो उनको दिया जा सकता है। ये वही चीज़ है कि प्रॉपर परमिशन के साथ आप आ रहे हो, ये सब हुआ है, तो आपको आर्टिकल 7 के तहत जो है दे दिया जाएगा ये अधिकार सिटीजनशिप का। उसके बाद दोज हुज पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स वर बोर्न इन इंडिया बट वर रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया, ठीक है, यानी कि जिसके माता पिता या नाना नानी या दादा दादी जो हैं वो भारत के अंदर पैदा हुए हैं, लेकिन रह कहाँ पे रहे हैं, वो अभी के डेट में आउटसाइड में इंडिया में रह रहे हैं, तो उनको अगर देना है ये अधिकार कि भारत के वो नागरिक बन जाएं, तो वो किस आर्टिकल के तहत मिलेगा, आर्टिकल 8 के तहत मिलेगा, ठीक है भाई। सेम बात मैंने यहाँ हिंदी में भी लिख दी है। अनुच्छेद 5, 6, 7 और 8 ये बताते हैं कि आपको भारत की नागरिकता मिलेगी कैसे, ठीक है। और अब आर्टिकल 9 आएगा आगे, इनके बारे में मैं अभी डिटेल में भी बताऊंगा, ये तो अभी एक रफ आइडिया तो मैंने आपको बता ही दिया। अब आप देखिए आता है आर्टिकल 9। आर्टिकल 9 जो है, अ पर्सन वॉलंटरली एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ ए फॉरेन कंट्री लूजेज इट्स सिटीजनशिप, यानी कि आर्टिकल 9 किसके बारे में बता रहा है, सिंगल सिटीजनशिप के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है, सिंगल सिटीजनशिप, यानी कि अगर आपने फॉरेन लैंड में कहीं पे भी उनकी नागरिकता प्राप्त कर लिया तो ऑटोमेटिकली भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। हाँ, वो आप देखिए अलग बात है कि इलीगली आप ऐसा नहीं करें। जैसे पंजाब के बहुत सारे लोग हैं वो कनाडा चले जाते हैं, कनाडा वहाँ चले गए, वहाँ की नागरिकता ले ली या किसी और कंट्री की नागरिकता ले ली, लेकिन फिर भी वो यहाँ पे बता नहीं रहे हैं भारत के अंदर, और जब भारत आते हैं तो यहाँ भी आधार कार्ड का इस्तेमाल चल रहा है, सब चल रहा है ना, वोटर कार्ड यहाँ भी बना रखा है। तो वो एक अलग बात है कि इतने बड़े देश में इतने 140 करोड़ में किस किस को गवर्नमेंट देखती रहेगी, है ना। वो पकड़ में ना आए दैट इज़ डिफरेंट थिंग, लेकिन पकड़ में आ गया तो आपके ऊपर एक्शन होगा, सिंपल बात है ना। तो वो फिर आप असंवैधानिक कार्य कर रहे हैं तो उसका कुछ हो नहीं सकता है, आपको ही भुगतान करना पड़ेगा। उसके बाद एवरी पर्सन हु इज और इज डीम्ड टू बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया विल कंटिन्यू टू बी ए सिटीजन सब्जेक्ट टू द लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट। मैंने आपको क्या बताया था आर्टिकल 9 के बाद, जब माइंड मैप बताया था तो मैंने आर्टिकल 10 और 11 में क्या बताया था आपको, आप खुद देखिए। आर्टिकल 10 और 11 में मैंने ये बताया था कि पार्लियामेंट
जो है उसके पास अधिकार है एक तो अमेंडमेंट करने का, दूसरा लॉ बनाने का। यानी कि जितना भी सिटीजनशिप का सिस्टम चलेगा वो किसके द्वारा चलेगा, जो पार्लियामेंट लॉ बना देगी उसके अकॉर्डिंग चलेगा। और ये पूरा का पूरा इसमें अमेंडमेंट करने का अधिकार किसके पास है, वो भी पार्लियामेंट के पास है। तो कहने का मतलब ये पूरा रेगुलेशन और अमेंडमेंट का अधिकार पार्लियामेंट के पास है, पावर पार्लियामेंट के पास है, ये बताता है आर्टिकल 10 और 11। ये देख लीजिए आपके सामने लिखा हुआ है, सिंपल सी बात है। इसके अलावा पेपर में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि सिटीजनशिप एक्ट जो है भारत के अंदर पास कब हुआ था, तो ये 1955 में पहली बार पास हुआ था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद ये जो एक्ट है 1955 में तो आया, लेकिन उसके बाद बहुत बार अमेंड भी हुआ। जैसे आप देखिए 86 में, 92 में, 2003 में, 5 में, इन सब में ये अमेंड हुआ। फिर रिसेंटली अगर आप देखें 2015 में अमेंड हुआ। उसके बाद एक और रिसेंट, अगर बिल्कुल आप लेटेस्ट का ही देखना चाहते हैं तो CAA का कानून देख लीजिए। CAA का कानून क्या है ये देखिए, ये आपके सामने। ये क्या बोलता है एक्चुअली में कि थोड़ा सा समझना, इसके लिए क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा भारत के अंदर भी रोष प्रकट हुआ, मुस्लिम कम्युनिटी ने बहुत रोष प्रकट किया, वर्ल्ड लेवल पे भी इस पे रोष प्रकट किया गया कि भारत को ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। लेकिन इसके कॉन्टेक्स्ट भी मैं आपको थोड़े से समझाता हूँ। इसमें क्या है, ये रूल बोलता है कि जो भी लोग भारत के दिसंबर 2014 से पहले भारत में आ चुके हैं आसपास की कंट्रीज से, जो भी लोग दिसंबर 2014 से पहले भारत के अंदर आ चुके हैं आसपास की कंट्रीज से, कौन कौन सी कंट्रीज, वो आप ABP न्यूज़ से याद रखेंगे। एक चैनल है ना ABP, भारत पाकिस्तानी दिखाता रहता है जो ABP, ठीक है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान। इन कंट्रीज से जो भी माइनॉरिटी वाली कम्युनिटीज़ भारत के अंदर आएंगी वो जो है सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकती हैं, एक कम्युनिटी को छोड़ के। कौन सी कम्युनिटी को छोड़ के, मुस्लिम कम्युनिटी को छोड़ के। और इसी के आधार पे जो है बहुत सारा जो है ड्रामा हुआ, आपने देखा, बहुत सारी प्रोटेस्ट भी हुई। अब जो बीजेपी सरकार है उनका ये बोलना था यहाँ पे कि क्योंकि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान ये सारी की सारी हैं इस्लामिक कंट्रीज, और यहाँ पे मुस्लिम्स को खतरा नहीं हो सकता है मुस्लिम से, अगर है तो वो अपना खुद सॉर्ट करें। यहाँ पे खतरा किसको हो सकता है, सिख्स को हो सकता है, हिंदूज को हो सकता है, पारसीज को हो सकता है, जैनियों को हो सकता है, बौद्धों को हो सकता है, क्रिश्चियंस को हो सकता है। तो वो सब लोग जो हैं, अगर वो यहाँ पे अनसेफ फील कर रहे थे और वो वहाँ से उठकर भारत के अंदर आ गए, तो उनको भी अधिकार है भारत के अंदर सिटीजनशिप का। तो उनको किस आधार पे हम जो है सिटीजनशिप दें, तो वो जो है CAA का जो है 2019 का एक अमेंडमेंट हुआ, उसमें ये बोला गया कि भैया ये जितने भी लोग यहाँ भारत में आए, सिर्फ मुस्लिम्स को छोड़ के इन सबको जो है सिटीजनशिप दे दी जाएगी। और मुस्लिम्स को क्यों नहीं दी जाएगी, उसका सीधा सा उन्होंने उत्तर दिया कि ये सब इस्लामिक कंट्रीज हैं, अगर इनके देश के खुद के लोग ही इनको नहीं रख रहे हैं तो हम क्यों रखें, सीधी बात तो ये है। तो इस वजह से ऐसा बोला गया, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है, अब अगर आप देखेंगे जैनियों को, बुद्धिस्ट को, सिख्स को, हिंदूज को, ये सब एक ही वृक्ष से निकले हुए लोग हैं, तो इनको लिया जाएगा, सीधी बात है। ये एक साफ शब्दों में बोला गया सरकार के द्वारा। आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हुई हो। क्योंकि इसमें एक और एग्जांपल मैं बताऊं कि आप बांग्लादेश का ही केस देखिए कि जैसे रोहिंग्या वाला केस भी आया था ना, तो वो बांग्लादेश खुद ही एक्सेप्ट नहीं कर रहा इतने करोड़ों मुस्लिम्स को। भैया वो खुद ही नहीं बोल रहा कि ये हमारे बंदे हैं। अब बताओ, वहीं के बंदे हैं, वहीं के सिटीजन हैं, और उन्हीं को बोल रहे हैं कि नहीं यार निकालो यहाँ से, है। तो अब जब वो खुद ही उनको घुसपैठिया बोल रहा है, तो वो भारत में शरण मांग रहे हैं। तो भारत क्यों रखे उनको, फिर क्यों रखे इतने सारे लोगों को, जब उनके देश के खुद के लोग ही उनको नहीं रखने को राजी हैं। तो ये भी एक थोड़ा सा अजीबोगरीब सी स्थिति पैदा हो जाती है, ठीक है। तो अब क्या बोले इस चीज़ में, आपके आई होप कि आप चीज़ें समझ रहे होंगे। यही ऐसी ही चलती है भाई, डिप्लोमेसी, पॉलिटिक्स, दिस इज़ द थिंग। तो ये जो है प्रोविजंस है, इनके बारे में मैंने आपको बताया है। सेम ही बातें मैंने हिंदी में लिखी हैं आपके लिए, इसको रीड करेंगे। जो मैंने बोला है वो सारा हिंदी में ही तो बोला है। अब जो चीज़ें मैंने आपको बताई, ये जितने भी आर्टिकल बताएं, इनको मैं एक माइंड मैप के थ्रू बताऊंगा, मैंने आपको पहले ही बताया था, तो आपको चीज़ें ज़्यादा याद हो जाएंगी। हालांकि इतना ज़्यादा डेप्थ में आपको करने की ज़रूरत भी नहीं है, बट फिर भी खुदा ना खास्ता कभी आ गया पेपर में, या फिर आप आगे हायर लेवल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको मैं पढ़ा रहा हूँ ये चीज़। आर्टिकल 5 क्या बोलता है, ए पर्सन हैविंग डोमिसाइल ऑफ इंडिया, है ना, हिंदी में भी लिख दिया है, ये देख लीजिए, हिंदी में भी लिख दिया है, आप टेंशन मत लेना। ए पर्सन हैविंग डोमिसाइल ऑफ इंडिया, अब अगर उसके पास भारत का डोमिसाइल है, तो कौन सी ऐसी कंडीशन बनती है भैया कि उसको नागरिकता भारत की दे दी जाए। तो 3 कंडीशन बनती हैं, वो तीनों कंडीशंस आपके सामने यहाँ पे मैंने लिख दी हैं। पहला, वो भारत में पैदा होना चाहिए। दूसरा, उसका कोई भी एक पेरेंट जो है वो भारत में पैदा हो जाए, या तो माँ या बाप,
है ना। और तीसरा है रिजाइडिंग इन इंडिया फॉर 5 years बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन बनने के पहले वो 5 साल तक जो है भारत का निवासी था, एक ये कंडीशन भी उसमें अराइज होती है। लेकिन यहाँ पे एक और दिक्कत भी है कि इसमें तो फिर बहुत सारे अंग्रेज भी थे जो भारत के आज़ाद होने से पहले, वो तो कई सौ साल तक यहीं पे बैठे हुए थे, कितने सारे अंग्रेज तो है ना। तो फिर क्या उन सबको दे दिया जाए, सबको सिटीजनशिप दे दी जाए भारत की? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो अब आई होप कि यहाँ पे यानी कि ये आर्टिकल अपने आप में कंप्लीट तो नहीं है, है ना। ये आर्टिकल 5 कंप्लीट नहीं है, कुछ ना कुछ चीज़ें छूट रही हैं। फिर कोई फॉरेन में रह रहा है ना, या फिर आप कहें कि कोई पाकिस्तान से माइग्रेट हो रहा है, तो ये बहुत सारे कंडीशंस बन रही हैं, उनके लिए भी आर्टिकल बनाने पड़ेंगे। तो यानी ये कंप्लीट तो नहीं है, इस आर्टिकल में केवल इतनी ही बात करी गई है, ठीक है। तो इसके बाद जो दूसरा आर्टिकल बनता है वो आगे की बात करेगा, ये है आर्टिकल 6। ये बोल रहा है पर्सन हु माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। सीधी सी बात कि जो पाकिस्तान से भारत में आया है, ये माइंड मैप के थ्रू मैं बता रहा हूँ, अगर वो 19 जुलाई 1948 से पहले आया है तो उसमें कंडीशंस बन रही हैं कि इफ़ ही और ईदर पेरेंट और एनी ग्रैंड पेरेंट बोर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया देन ही हैज़ बीन सिटीजन ऑटोमेटिकली। इसका मतलब यह है कि या तो वो खुद भारत में पैदा हुआ हो व्यक्ति, है ना, बड़ा भी तो हो सकता है, कोई छोटा ही व्यक्ति बच्चा ही आएगा ये जरूरी थोड़ी है ना, या फिर उसका कोई पेरेंट या ग्रैंड पेरेंट जो है वो अनडिवाइडेड भारत में है। आप कह लीजिए जब भारत पाकिस्तान एक हुआ करते थे उसमें अगर पैदा हो रखा है उसका कोई भी पूर्वज, तो फिर जो है वो व्यक्ति अगर भारत के अंदर आया है सीधा पाकिस्तान से तो उसको सिटीजनशिप दे दी जाएगी। अगर यही चीज़ 19 जुलाई 1948 के बाद हो रही है तो उसको भारत में आने के बाद कम से कम 6 महीने तक भारत के अंदर स्पेंड करना पड़ेगा टाइम, प्रोवाइडेड ऊपर की कंडीशन भी फॉलो हो, है ना। ये कंडीशन भी फॉलो होनी चाहिए और भारत के अंदर आके उसे 6 महीने तक भारत के अंदर रहना भी पड़ेगा। ये नहीं कोई हो सकता कि अफगानिस्तान का बंदा उठ के आ जाए और बोले कि नहीं चलो मैं भारत में 6 महीने रह लूँ और मेरे को दे दो, ऐसा नहीं करना है ना। या तो वो पाकिस्तान का हो या फिर वो भारत का हो, दोनों में से आप देखिए कि पूरी अनडिवाइडेड लैंड में से कहीं पे भी उसके पेरेंट्स ने जन्म लिया हो या उसके ग्रैंड पेरेंट्स ने जन्म लिया हो तो उसको अधिकार है कि अगर वो पाकिस्तान से भारत में आ रहा है तो उसको 6 महीने केवल यहाँ पे बिताने हैं और उसको सिटीजनशिप मिल जाएगी। फिर तीसरा आर्टिकल 7 क्या बोल रहा है, ए पर्सन हु माइग्रेटेड टू पाकिस्तान आफ्टर 1 मार्च 1947 बट रिटर्न टू इंडिया बिफोर 26 जनवरी 1950। क्योंकि आप देखिए 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान बन चुका है और मैं ये बोल रहा हूँ कि 1 मार्च 1947 को वो माइग्रेट हो चुका है, क्योंकि देश आज़ाद हुआ है 15 अगस्त 1947 के आसपास, लेकिन माइग्रेशन तो पहले ही चालू हो गई थी और वो 2-2.5 साल 3 साल तक तो माइग्रेशन चलती ही रही थी। ऐसा तो है नहीं कि कोई एक दिन माइग्रेशन हुई थी, 2 से 3 साल तक माइग्रेशन चल रही थी, आना जाना चल रहा था इधर से उधर उधर से इधर। अब ये भाई साहब वहाँ गए, उनको नहीं अच्छा लगा उस पार से तो वो वापस से आ गए। अब इनका क्या प्रोविजन किया जाए वो इस आर्टिकल में दे रखा है। इसमें यह है कि आफ्टर स्पेंडिंग 6 months इन इंडिया दे हैव टू रजिस्टर देमसेल्व्स फॉर सिटीजनशिप। यानी कि अगर वो पहले भारत में रह रहे थे फिर वहाँ गए फिर यहाँ आ रहे हैं, है ना, तो अगर ये इतना ज़्यादा चौंचलेबाजी चल रही है तो उनको अब भारत में अगर आए हैं तो 6 महीने भारत का पार्ट बनना पड़ेगा या रहना पड़ेगा, तभी उनको सिटीजनशिप मिलेगी। फिर उसके बाद आर्टिकल 8 क्या बोलता है, पर्सन हु इज़ रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया। अब जो भारत में है ही नहीं है वो बाहर है, मान लो अफगानिस्तान का कोई बंदा भारत के अंदर सिटीजनशिप लेना चाह रहा है या बांग्लादेश का कोई बंदा लेना चाह रहा है, ऐसे समझ लीजिए, है ना, या कोई भी है श्रीलंका का लेना चाह रहा है, तो उसके लिए क्या कंडीशन बैठेंगी। सपोज करो कल को बिल गेट्स साहब आ जाएं या एलन मस्क आ जाए, बोले कि नहीं भैया मेरे को ट्रंप अच्छा नहीं लग रहा, मैं तो मोदी जी के छत्रछाया में आऊँगा, है ना, मेरे को यहाँ आने दो, तो यहाँ का अंबानी अडानी बनूंगा मैं तो तो अब वो उसके लिए क्या प्रोविजन किया जाए, तो उसके लिए यह है कि इफ़ ही इज़ लिविंग इन एनी कंट्री बट अर्लियर ही और ईदर पेरेंट और एनी ग्रैंड पेरेंट वॉज बोर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया। अब आप देखिए समझिए इस चीज़ को कि वो जो है किसी और कंट्री में रह रहा है, ठीक है। ऐसे भी हैं जैसे सुंदर पिचाई की मैं बात करता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, तो ऐसा हो सकता है कि उनकी जो रूट्स हैं वो भारत से हैं, है ना। अब वो जो है रह तो रहे हैं फॉरेन लैंड में, तो अगर वो वापस से भारत में आना चाहते हैं ना, लेकिन उनके देखिए ये कंडीशन है कि उनके पेरेंट या कोई ग्रैंड पेरेंट जो हैं वो भारत के अंदर पैदा हुए होने चाहिए। तो उस कंडीशन में अगर वो बाहर भी रह रहे हैं तो वो भारत में आते हैं तो उनको जो है सिटीजनशिप का अधिकार किससे मिलेगा, डिप्लोमेटिक चैनल या कॉन्सुलर चैनल से मिलेगा, जैसे एम्बेसीज के थ्रू होता है, वहाँ वो अपने पेपर वगैरह देके ये चीज़ को कंप्लीशन दे सकते हैं। और इवन ऐसा है कि अगर कोई फॉरेन व्यक्ति जो है, सपोज करो बिल गेट्स साहब हैं, एलन मस्क साहब हैं, वो भी भारत में आना चाहते हैं, अगर उनका गुड कंडक्ट है, उनकी इंटेंशंस अच्छी हैं, उसमें भी कुछ ना कुछ भारत के जो कानून है उसमें प्रोविजंस हैं कि उनको भी दिया जा सकता है। ऐसा नहीं करते कि उनको देंगे ही नहीं, है ना, उसमें भी बहुत सारी आगे कंडीशंस बनती हैं, वो मैं आगे बताऊंगा आपको। ये तो अभी एक मैंने ब्रीफ आउट बताया है इस चीज़ का, ये सब सेम बातें मैंने हिंदी वालों के लिए बता दी हैं, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद 5 मोड हैं सिटीजनशिप को एक्वायर करने के,
ये भी आप देखिए जरा ध्यान से, वो तो आर्टिकल्स बताए मैंने सिटीजनशिप के। अब मैं आपको 5 तरीके बता रहा हूँ जिससे भारत की सिटीजनशिप को एक्वायर किया जा सकता है, क्योंकि आप देखिए कि वहाँ पे अभी कंप्लीशन नहीं है। मैंने आपको ये भी बताया कि जैसे कोई फॉरेनर अगर भारत के अंदर लेना चाहता है पना, तो वो क्या करना पड़ेगा, वो सब चीज़ें हैं उसके अंदर, है ना। तो वो मैं 5 तरीके बता रहा हूँ। एक है जन्म के आधार पे, दूसरा है डिसेंट के, तीसरा है रजिस्ट्रेशन के, चौथा है नेचुरलाइजेशन के, और पांचवा जो है एक्विजिशन ऑफ एनी अदर टेरिटरी इनटू इंडियन यूनियन। ये 5 तरीके हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। फिर अगर लॉस ऑफ सिटीजनशिप की बात करते हैं कि सिटीजनशिप जैसे आर्टिकल 9 क्या बोलता है कि सिंगल सिटीजनशिप ही मिल सकती है। अगर उसने किसी दूसरी नेटिव लैंड की जो है सिटीजनशिप ले ली तो फिर उसको भारत की नागरिकता छोड़नी पड़ेगी। तो वो जो केस होता है ना, उसमें जो लॉस ऑफ सिटीजनशिप का केस है जो आर्टिकल 9 बता रहा है हमें, है ना, जब उस आर्टिकल 9 का एक तरह से वायलेशन होगा, उस केस में क्या होगा, 3 तरीके बनते हैं कि वो व्यक्ति भारत की नागरिकता को छोड़े। 3 तरीकों में से एक तरीका है टर्मिनेशन, दूसरा रिनंसिएशन, तीसरा है डेप्रीविएशन। अब ये जो डेप्रीविएशन है ना, अब देश निकाला जिसको बोलते हैं ना, वो यही है डेप्रीविएशन की, जिसमें मान लो कि दुश्मन के साथ हमारा युद्ध चल रहा है और वो व्यक्ति जो है जो दावा कर रहा है कि वो भारत का पार्ट है ना, भारत का जहाँ नागरिक है, लेकिन वो किसकी सहायता कर रहा है, मान लो पाकिस्तान की सहायता कर रहा है, चाइना की सहायता कर रहा है, हमारी खुफिया इंफॉर्मेशन उनको लीक कर रहा है, तो उस व्यक्ति को क्या भारत के अंदर ही रहने देंगे? उसको क्या दिया जा सकता है, देश निकाला दिया जा सकता है ना, उसको डेप्रीविएशन किया जा सकता है, यानी कि उसकी सिटीजनशिप से उसको डेप्रीविएट कर दिया जाएगा, निकल जाओ यहाँ से, देश निकाला। जैसे पुराने राजा महाराजा करते हैं ना, इसको दंड दे दो, देश निकाला दे दो, है ना, किसी को फांसी दे दो उठा के, ऐसे वाली चीज़ रहती, तो देश निकाला टाइप हो गया डेप्रीविएशन। एक होता है रिनंसिएशन। रिनंसिएशन क्या होता है कि एक व्यक्ति ने दूसरी लैंड पे सिटीजनशिप ले ली, वो यूएस से गया, उसको वहाँ की सिटीजनशिप मिल गई, तो रिनंसिएशन का मतलब होता है त्यागना एक तरह से, है ना, कि ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, भारत की सिटीजनशिप उसकी लूज हो जाएगी। समझ गए? ये क्या हुआ, ऑटोमेटिक एक प्रोसेस हुआ। लेकिन एक चीज और भी है, टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में क्या होता है भाई, व्यक्ति खुद लिख के दे रहा है कि मैं भारत के सिटीजन नहीं रहना चाहता हूँ। हो सकता है कि उसको मौका मिल रहा हो आगे, सपोज करो कि उस पार से, है ना, मान लो पाकिस्तान वालों ने बोल दिया कि भैया तुम तो यहाँ आ जाओ, यहाँ कहाँ तुम भारत में फंसे हो, तुम्हें यहाँ पे देंगे, हैं अच्छी हूर परियाँ देंगे, महल देंगे, आ जाओ तुम यहाँ पे हमारे पास पाकिस्तान में। अब उसने भारत वालों को लिख के दे दिया कि भैया मेरे को यहाँ पे भारत का निवासी से हटा दिया जाए, मैं यहाँ पे भारत का निवासी नहीं रहना चाहता, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, है ना। अब उसने अगर खुद लिख के दे दिया तो वो हो जाएगा टर्मिनेशन। समझ गए? ये होगा टर्मिनेशन, रिनंसिएशन, डेप्रीवेशन। बेशक से फिर चाहे पाकिस्तान में जाके उसको जूत पड़ रहे हो, वो एक अलग बात है, दैट इज डिफरेंट थिंग। बट कहने का मतलब है कि ये 3 तरीके बनते हैं जिसमें सिटीजनशिप लूज हो सकती है। ठीक है भाई, वो सिंगल सिटीजनशिप कौन सा आर्टिकल बताता है, आर्टिकल 9 बताता है, वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। अब जो है यही सेम चीज़ें मैंने हिंदी में लिख दी हैं, ये आप देख लीजिएगा। इसके अलावा अब जो मैंने आपको बातें बताई हैं, मैंने 5 तरीके अभी अभी आपको बताए कि जैसे बर्थ के आधार पे, नेचुरलाइजेशन के आधार पे, रजिस्ट्रेशन के आधार पे, मैं उन्हीं को थोड़ा सा इलेबोरेट कर रहा हूँ। यही चीज़ें मैंने हिंदी में भी यहाँ लिख दी हैं। ठीक है, हिंदी में कहाँ गई यार, आगे होंगी, हाँ ये लिखी हुई हैं। ठीक है, चलिए अब ये जो है बाय बर्थ के आधार पे ये होता है कि इफ़ पर्सन इज बोर्न इन इंडिया। ठीक है, एक ये तरीका होगा। दूसरा बाय डिसेंट की बात करता हूँ तो इसका मतलब होता है कि इफ पर्सन इज बोर्न इन आउटसाइड इंडिया बट हिज पेरेंट्स आर इंडियन सिटीजन्स, एक ये भी कंडीशन बनती है। इसको बोलते हैं बाय डिसेंट, वंश के आधार पे टाइप मान लीजिए। रजिस्ट्रेशन के आधार पे होगा कि इट अप्लाइज टू दोज पीपल हु हैव इंडियन ओरिजिन बट करंटली होल्डिंग सिटीजनशिप ऑफ डिफरेंट कंट्री, यानी कि उनका ओरिजिन तो भारत का ही है लेकिन वो यहाँ से चले गए थे, उन्होंने किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ली, अब वो वापस भारत के अंदर आकर यहाँ का सिटीजन बन के रहना चाहते हैं, है ना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जहाँ से गए हुए हैं, मान लो कनाडा में गए हुए हैं, यूएस में गए हुए हैं, मान लो 20-25 साल से वहाँ रह रहे हैं, अब वो चाहते हैं कि नहीं वो वापस से भारत आकर ही अपना बुढ़ापा गुजारें, तो उनके लिए क्या प्रोविजन है, वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से होगा। फिर नेचुरलाइजेशन एक प्रोसेस है, ये जो है इट अप्लाइज टू दोज फॉरेन नेशनल्स हु डू नॉट हैव इंडियन ओरिजिन। ये देखिए जो मैं आपको बोल रहा था ना, एलन मस्क साहब आकर भारत के अंदर रहना चाहते हैं, जुकरबर्ग आकर यहाँ भारत में बोले कि मेरे को भैया यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, मैं तो यहीं रहूँगा, हैं वो हरे कृष्णा हरे राम वाले जो आपने देखे होंगे बहुत सारे बाबा हैं, वो यहाँ पे आकर रहना चाहें, अंग्रेज बाबा जो आपने सुने होंगे, है ना, तो वो यहाँ पे रहेंगे, तो उन सबको कैसे मिलेगी, उनको नेचुरलाइजेशन के प्रोसेस से मिलेगी। और इसमें एक कंडीशन होती है कि जिस कंट्री के साथ आपने साइन कर रखी नेचुरलाइजेशन प्रोसेस, यानी कि आप यहाँ पे आके काफ़ी समय तक रह रहे हैं तो आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी, लेकिन उस कंट्री को भी देनी पड़ेगी हमारे सिटीजन्स को। अगर हमारा कोई व्यक्ति वहाँ पे कई सालों से रह रहा है तो वो कंट्री भी
उस व्यक्ति को सिटीजनशिप दे, तभी हम जो है उस कंट्री के व्यक्ति को यहाँ पे देंगे सिटीजनशिप। समझ गए इस चीज़ को। और पांचवा बनता है, आपने अगर भारत ने कोई भी टेरिटरी को एक्वायर कर लिया, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि सिक्किम को जैसे एक्वायर किया है ना, तो वहाँ के जो लोग हैं वो ऑटोमेटिकली भारत के सिटीजन बन जाएंगे। क्योंकि आप किसी की लैंड को एक्वायर कर रहे हो तो ये थोड़ी कि वहाँ के लोगों को मार गिराओगे, गोलियां मार दोगे या निकाल दोगे कि निकलो यहाँ से, ऐसा थोड़ी है। आप लैंड को एक्वायर कर रहे हैं तो वहाँ के लोग भी जो है वो भारत का ही पार्ट बन जाएंगे, सिटीजन्स का, है ना। तो ये चीज़ भी यहाँ पे कंसीडर की गई है। अब एक एक करके इसका देखते हैं। जैसे बाय बर्थ वाला है तो सबसे पहले बर्थ के आधार पर देखते हैं, इसी को हिंदी इंग्लिश में मैंने लिख दिया है यहाँ पे, तो आप देखिए शुरुआत करते हैं। इफ पर्सन इज बोर्न इन इंडिया, तो अगर वो भारत में पैदा हो रहा है तो उसकी फर्दर कंडीशन क्या है वो सुनिए। सिर्फ पैदा होना ही काफ़ी नहीं है, उसमें भी आगे कंडीशन है। इफ बोर्न बिटवीन 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 देन नेशनलिटी ऑफ पेरेंट्स डजेंट मैटर। आप देखना इस चीज़ को कि जब आपका संविधान बना 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया एक तरह से, वहाँ से लेके 1 जुलाई 1987 तक एक खुला प्रोविज़न रखा हुआ था कि भैया बस वो यहाँ पैदा होना चाहिए, उसके पेरेंट्स पाकिस्तानी हैं, हिंदुस्तानी, अफगानिस्तानी, इस चीज़ का कोई लेना देना नहीं था। यहाँ पे पेरेंट्स का कोई लेना देना नहीं है, पेरेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन बच्चा यहाँ पैदा होना चाहिए, उस बच्चे को ऑटोमेटिकली भारत की सिटीजनशिप मिल जाएगी। लेकिन जब 1986 में अमेंडमेंट की गई, क्योंकि इसका बहुत सारे लोग मिसयूज भी कर सकते थे, मान लो उस पार से 2 लोग आए, यहाँ पे उन्होंने कुछ कुछ किया और बच्चा पैदा हो गया, है ना। अब उस बच्चे को तो क्या हुआ, यहाँ पे अधिकार मिल गया सिटीजनशिप का, तो इस चीज़ का बहुत सारे लोग मिसयूज भी कर सकते थे। कल को मान लो कि वही 2 लोग उसको स्पाई बना रहे हैं, गड़बड़ हो जाएगी, है ना। तो इसलिए इसमें थोड़ा सा चेंजेस किए गए 1986 के अंदर। इसमें बोला गया कि इफ़ बॉर्न बिटवीन 1 जुलाई 1987, देखो आप 1986 का एक्ट है तो 1987 को लागू हुआ है। अब यहाँ देखिए 1987 तक, 1 जुलाई 1987 तक तो ये कंडीशन थी, लेकिन उसके बाद से लेके 3 दिसंबर 2004 तक एक और कंडीशन इसमें इंट्रोड्यूस कर दी कि आप भारत में पैदा हुए वो तो ठीक है, लेकिन साथ में ये होना चाहिए कि ईदर ऑफ द पेरेंट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। आपका या तो मम्मी या पापा जो है आपके, दोनों में से कोई एक भारत के अंदर सिटीजन होना चाहिए, तभी आपको भी बाय बर्थ सिटीजनशिप मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। ठीक है। उसके बाद एक है 2005 में भी इसके अंदर अमेंडमेंट हुई। जब 2005 में हुई तो उसमें क्या बोला गया है, ये देखिए 3 दिसंबर तक वैलिड थी ये। उस 3 दिसंबर 2004 से लेकर अब तक का, यानी कि नेक्स्ट अमेंडमेंट तक की डेट का, इन्होंने बोला कि ईदर ऑफ द पेरेंट्स मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया एंड अदर मस्ट नॉट बी द इलीगल माइग्रेंट। यानी कि मैंने जैसा कि बोला, बहुत सारी दिक्कतें यहाँ पे क्रिएट हो रही थी, सिक्योरिटी को खतरा हो रहा था भारत की, इस वजह से ये चीज़ बोली गई। क्योंकि आप देखिए ये भी तो हो सकता था कि अगर मान लो कि लड़का भारत का है और वो किसी पाकिस्तानी लड़की को ज़बरदस्ती किसी भी तरीके से यहाँ पे ले आया, और वो पाकिस्तानी लड़की मान लो इलीगली भारत के अंदर आ रखी है, क्या पता वो जासूस हो, वहाँ की स्पाई हो, है ना। अब इन दोनों ने कुछ कुछ किया और एक बच्चा पैदा हो गया। अब वो जो बच्चा है, आप तो यही बोलोगे कि भैया लड़का तो भारत का है तो बच्चे को भी दे दो, सिटीजनशिप मिल गई बच्चे को भी, कल को वो भी जासूस बन रहा है बड़ा होके, तो वी नेवर नो ना दिस थिंग। तो ये एक बड़ी दिक्कत वाली चीज है। तो इस वजह से कोई इलीगली भारत में अंदर आ रखा है और आप उससे शादी कर रहे हैं तो वो एक गड़बड़ है फिर। ठीक है। तो दोनों ही जो है वो लीगली होना चाहिए, है ना, लीगल पर्सन होने चाहिए, हैं, इलीगली भारत के अंदर नहीं आने चाहिए। या तो वीजा पासपोर्ट के थ्रू भारत के अंदर आए, उनसे आपने शादी की, तब वो बच्चा पैदा हो, तब उसको जो है सिटीजनशिप भारत की मिल सकती है। तो ये मैंने बोला ना, समय के साथ साथ कानून जो है वो सख्त होते जाते हैं और उसकी ज़रूरत भी होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है इस लूप होल का बहुत ज़्यादा मिसयूज करते हैं। सिंपल सी बात है। ठीक है। सेम बात मैंने हिंदी में लिख दी है, बस आपको एक रीड आउट मारना है। कई बार हिंदी के बच्चे बोलते हैं सर आपने हिंदी की स्लाइड में नहीं पढ़ाया। भाई इतना करती है वही बहुत है। जिस हिसाब का मैं कंटेंट बना रहा हूँ, अगर मैं हिंदी में भी सेम बात बताने लग जाऊँगा तो वो बात वही है, तो क्या उसका कोई सेंस बैठेगा कि मैं यहाँ भी वही चीज़ बता रहा हूँ, यहाँ भी, तो एक ही बात है वो, उसमें कुछ फ़र्क है ही नहीं है। वहाँ भी तो मैंने हिंदी में ही समझाया, बस लिखा इंग्लिश में हुआ था, समझा तो मैं हिंदी में ही रहा हूँ ना बातें, तो वो एक ही चीज़ है। ठीक है। अब नेक्स्ट बनता है बाय डिसेंट, है ना, एक वंश के आधार पे बोल लीजिए। इफ पर्सन इज बोर्न इन आउटसाइड इंडिया बट हिज पेरेंट्स आर इंडियन सिटीजन्स, तो अब अगर उसके पेरेंट्स जो है वो इंडिया के सिटीजन हैं तो उस केस में क्या बनेगा, उसमें भी 3 कंडीशन अलग अलग बन सकती है। पहला है कि वो 26 जनवरी 1950 से 10 दिसंबर 1992 के बीच में पैदा हुआ है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि फादर ऑफ द न्यू बॉर्न मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। इस केस में क्या है कि क्योंकि वो बच्चा जो है बेशक से भारत के अंदर तो पैदा हो रहा है, लेकिन वो कहाँ है,
आउटसाइड इंडिया में चला गया और वहाँ का सिटीजनशिप बन के रह रहा है। अब उसको अगर यहाँ पे सिटीजनशिप चाहिए है तो उसका एक कंडीशन बनती है कि उसके पापा जो है वो भारत के सिटीजन होने चाहिए या भारत में पैदा हुए होने चाहिए, तभी उसको मिलेगी। दूसरी इसमें कंडीशन बनती है इफ़ बॉर्न बिटवीन 10 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 2004। तो अगर इस टेन्योर के अंदर ऐसा होता है, वो पैदा होता है, तो उसमें क्या होता है, ईदर ऑफ द पेरेंट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि वीमेन को भी अधिकार दे दिया, या तो उसकी मम्मी यहाँ पे भारत में रह रही हो, है ना, या फिर पापा यहाँ भारत में रह रहे हो, उस कंडीशन में ही उसको मिलेगा। अगर वो यहाँ से जाकर बाहर कहीं आउटसाइड सेटल हो रखा था, उसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। फिर तीसरी कंडीशन ये बनती है भैया कि अगर वो 3 दिसंबर के बाद से लेके नेक्स्ट अमेंडमेंट तक जो है, इस ड्यूरेशन में हम देखें उसमें बॉर्न हुआ है, तो बाय डिसेंट डज नॉट अप्लाई। यहाँ पे जो है ये रद्द ही कर दिया गया कि अब डिसेंट के आधार पे जो है आपको केवल इस आधार पे कि आपके पेरेंट्स यहाँ पे हैं, उस आधार पे आपको जो है सिटीजनशिप नहीं मिल सकती है। उसमें अब आपको क्या करना पड़ेगा, कॉन्सुलेट के थ्रू करना पड़ेगा भैया, ठीक है, विद इन 1 ईयर ऑफ द डेट ऑफ द बर्थ ऑफ टू गेट द इंडियन सिटीजनशिप। अब ये कुछ आप ऐसे समझ लीजिए, कॉन्सुलेट का मतलब होता है एम्बेसी के थ्रू। मान लो कि मम्मी पापा है ना, मम्मी पापा कहाँ गए, वो विदेश में चले गए कुछ काम से, मान लो है, यहाँ पे कुछ कुछ हुआ, ठीक है, घूमने ही गए मान लो, है ना, 8-10 महीने के लिए घूमने चले गए ऐसा मान लो, या फिर ये मान लो कि मम्मी प्रेग्नेंट थी, है, तो बिल्कुल आखिरी के टाइम में 8वें मंथ में घूमने चले गए विदेश, सपोज करते हैं ना। अब यहाँ कुछ कुछ किया तो कुछ कुछ हो गया, अब या तो बच्चा यहाँ पैदा हो जाए या फिर वो जो हवाई जहाज है उसके बीच में पैदा हो गया। अब बेचारे बच्चे का क्या कसूर है ना तो वो इधर का ना उधर का, कितने फनी बात हो जाएगी। तो कहाँ का सिटीजन कहलाएगा वो, क्या वो हवा का सिटीजन कहलाएगा या आकाश का सिटीजन कहलाएगा, किसका, है ना। तो कहीं ना कहीं तो उसको अप्लाई करना पड़ेगा, और क्योंकि वो भारत में तो पैदा भी नहीं हो रखा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, तो उनको क्या करना पड़ेगा, इन पेरेंट्स को आकर यहाँ पे भारत के अंदर एम्बेसी के अंदर बताना पड़ेगा कि ऐसा ऐसा हमारा बच्चा पैदा हुआ, वहाँ पे हुआ या जहाज में हुआ, दोनों ही कंडीशन प्रिवेल हो सकती है। तो वो यहाँ पे बताएंगे, तो 1 साल के अंदर अंदर जो है उसको, बर्थ के 1 साल के अंदर अंदर बताना है, तो उस आधार पे जो है उसको सिटीजनशिप मिलेगी। सेम बात मैंने यहाँ पे भी आपको बता दी है, ठीक है भाई। अब नेक्स्ट बनता है बाय रजिस्ट्रेशन। अब रजिस्ट्रेशन का मतलब है इफ अप्लाइज टू दोज हु हैव इंडियन ओरिजिन बट करंटली होल्डिंग सिटीजनशिप ऑफ ए डिफरेंट कंट्री। ये देखिए, ये भी कुछ वैसा ही है कि मान लो कि है तो वो इंडिया के ही, ठीक है, अब कोई भी 2 व्यक्ति हैं वो इंडिया के हैं, लेकिन ये जो 2 व्यक्ति हैं ये कहाँ चले गए, विदेश में चले गए, और ये वहाँ पे जाकर सेटल डाउन हो गए, मान लो 20 साल के लिए वहीं सेटल डाउन हो गए, और यहाँ पे जो है इनका एक बेबी हो गया, अब 20 साल के लिए यहीं है तो एक बच्चा पैदा हो गया, ठीक है। अब ये जो बच्चा है अगर ये चाहे कि भैया मेरे को किसी तरीके से भारत के अंदर सिटीजनशिप मिल जाए, तो वो कैसे मिलेगी, इस बच्चे को यहाँ पे भारत के अंदर सिटीजनशिप कैसे मिलेगी वो बताया गया है। इसके पास देखिए कि अगर OCI कार्ड है ना, ओवरसीज सिटीजनशिप वाला कार्ड अगर है, इस स्कीम में इसने, इसके मम्मी पापा ने इसको डाल रखा है ऑलरेडी से, तो ये क्या है, फॉर 5 years देन ही कैन रजिस्टर हिमसेल्फ एज सिटीजन ऑफ इंडिया रिजाइडिंग इन इंडिया एटलीस्ट 12 months। ये आप समझना कि OCI कार्ड लेने के 5 साल के बाद ही ये क्या कर सकता है, अपने आप को इंडिया के सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकता है, लेकिन उसमें साथ में एक और कंडीशन है कि उसे कम से कम 12 महीने तो भारत के अंदर रहना पड़ेगा, तभी वो इस चीज़ के लिए अप्लाई कर पाएगा सिटीजनशिप के लिए, ठीक है। और अगर OCI कार्ड अवेलेबल नहीं है, नॉट अवेलेबल, देन ही हैज़ टू लिव इन इंडिया फॉर 7 years। ये ध्यान रखिएगा, अब जो है उसको भारत के अंदर 7 साल रहना पड़ेगा उस बच्चे को आकर, और साथ में जो है लास्ट के जो 12 month हैं जब वो अप्लाई कर रहा है, तो आखिरी के जो 12 महीने होते हैं ना, तब वो भारत के अंदर ही होना चाहिए है। कहने का मतलब है कि अप्लाई करने के पिछले 12 महीने के अंदर अंदर वो कहीं बाहर नहीं जाना चाहिए, वो भारत के अंदर ही रहना चाहिए, तभी जो है उसको ये चीज़ मिलेगी। और यहाँ अगर OCI कार्ड है उसके पास, तो उसको केवल 5 साल भारत के अंदर रेगुलरिटी में रहना है, और 5 साल के बाद जो है पिछले जैसे 12 महीने जो है वो भारत में अगर रहा हुआ है, कहीं बाहर नहीं गया, तो उस टेन्योर में जो है वो अप्लाई कर सकता है। सीधी सी बात ये है सिटीजनशिप के लिए। आगे सेम यही है, पंजीकरण वाला सिस्टम बता दिया मैंने आपको। नेक्स्ट बनता है नेचुरलाइजेशन। इट अप्लाइज टू दोज फॉरेन नेशनल्स हु डू नॉट हैव इंडियन ओरिजिन। अब ये उनके लिए अप्लाई हो रहा है, उन फॉरेन नेशनल्स के लिए हो रहा है जिनका इंडियन ओरिजिन नहीं है। मैंने अभी आपको बताया है ना, बिल गेट्स साहब हो गए, एलन मस्क साहब हो गए, हरे कृष्ण हरन रामा वाले वो जो अंग्रेज बाबा हैं वो हो गए, वो भारत में आ रहे हैं। तो उनके लिए क्या कंडीशन बनती है, वो जो फॉरेनर्स हैं अगर भारत में आके सेटल डाउन होना चाहते हैं, यहाँ की सिटीजनशिप लेना चाहते हैं, तो वो कैसे लेंगे। तो इसका सीधा सीधा प्रोविजन है, ही मस्ट हैव रिजाइडेड इन इंडिया फॉर 12 months इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ द एप्लीकेशन। यानी कि जब उस व्यक्ति ने अप्लाई किया सिटीजनशिप के लिए, उसमें क्या है, उसको कम से कम ऐसा होना चाहिए कि पिछले 12 महीने से वो भारत के अंदर है, तभी पहली बात तो वो अप्लाई कर सकता है।
लेकिन सिर्फ इतना काफ़ी नहीं है, इसमें एक और भी चीज़ है कि पिछले 14 साल के अंदर कम से कम वो 11 साल भारत में रहा होना चाहिए। बेशक से वो फॉरेनर है, लेकिन पिछले 14 ईयर्स के अंदर वो 11 साल भारत के अंदर रहना चाहिए कम से कम। और आप समझो इस चीज़ को, जैसे ये टाइमलाइन है, ये मान लो 14 साल की टाइमलाइन है, 14 ईयर की टाइमलाइन है टोटल। तो ये 14 ईयर की टाइमलाइन में वो 11 साल तो कम से कम भारत के अंदर रहा होना चाहिए। दूसरा ये कि ये जो आखिरी का 1 साल है, ये 12 महीने, वो था ना पांडवों को वनवास मिला था, अज्ञातवास मिला था, आखिरी के 12 महीने अगर दिखाई दे गए तो दोबारा से सारा का सारा वनवास चलेगा, है ना। तो वही वाला कि आखिरी का वो जो 1 साल है वो भारत के अंदर ही रहना है उसको, ये नहीं कि उसमें चला गया बाहर, ऐसा नहीं करना है। तभी वो जो है किस चीज़ के लिए अप्लाई कर सकता है, सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकता है। एक ये तरीका इसका बनता है, ठीक है। और साथ में ये भी सब चीज़ें कि जो भारत के शेड्यूल 8 में लैंग्वेजेस दे रखी हैं, है ना, वो 22 लैंग्वेजेस में से कोई एक लैंग्वेज आनी चाहिए उसको। साथ में ही मस्ट हैव गुड कैरेक्टर, अच्छे कैरेक्टर का व्यक्ति होना चाहिए। हिज कंट्री मस्ट ऑल्सो हैव नेचुरलाइजेशन प्रोसेस फॉर इंडियंस, यानी कि उसकी कंट्री भी भारत के लोगों को नागरिकता प्रदान कर रही हो, ऐसा होना चाहिए। जैसे आप देखिए कि इंडियंस हैं, वो जा रहे हैं यूएस में, वहाँ पे क्या मिल रहा है उनको, ग्रीन कार्ड मिलता है, उससे तो सिर्फ आ जा सकते हो, वो कोई सिटीजनशिप नहीं है। उसके लिए आपको वहाँ पे काफ़ी लंबे समय तक रहना पड़ेगा, फिर अप्लाई करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करनी पड़ेगी, तभी मिलेगा। अब क्योंकि वो लोग भी हमें दे रहे हैं हमारे लोगों को नेचुरलाइजेशन के आधार पे, तो हम भी यहाँ पे उन लोगों को दे देंगे, ठीक है। ये चीज़ मैं बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं हो सकता कि वो वाले देश के लोग दे नहीं रहे हमारे लोगों को और हम उनको, उनके लोगों को दे दें, ऐसा नहीं करेंगे बिल्कुल भी, ठीक है। चलिए, यही मैंने बताया प्राकृतिककरण के आधार पे, ये मैं ऑलरेडी समझा ही चुका हूँ आपको। इसके बाद डुअल सिटीजनशिप इन इंडिया इज़ नॉट परमिटेड, ये मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ। और ओवरसीज सिटीजन OCI क्या होते हैं, ये भी मैंने अभी आपको बताया कि वो भारत के ही मूल निवासी हैं, भारत के हेरिटेज से जुड़े हुए हैं। बट ऐसा हो सकता है ना, मैंने बोला ना कि मम्मी पापा यहाँ के हैं, उसके बाद वो चले गए फॉरेन में, वहाँ कुछ कुछ हुआ, 20 साल वहीं रहे मान लो, वहाँ पर एक बच्चा पैदा हो गया। अब वो बच्चा चाह रहा है कि नहीं, मैं तो वापस से अपने भारत के साथ जाके जुड़ना चाहता हूँ, वहीं रहना चाहता हूँ, है ना। तो ये केस बनता है ना, उसमें उस बच्चे की क्या गलती कि मम्मी पापा वहाँ चले गए। तो मम्मी पापा वापस आए ना आए, लेकिन बच्चा वापस आके किस तरीके से ले सकता है, वो मैंने OCI कार्ड का एक रूल अभी आपको समझाया था, है ना, जिसमें OCI कार्ड है तो 5 साल तक भारत में रहना पड़ेगा, OCI कार्ड नहीं है तो 7 साल तक भारत में रहना पड़ेगा। वही मैं आपको बता रहा हूँ, ये होते हैं ओवरसीज सिटीजनशिप, ठीक है। उसके बाद नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जिसको हम NRI बोल देते हैं, ठीक है, NRI, ये हो गए OCI। ये मैं डिफरेंस बता रहा हूँ, ये पेपर में पूछा गया था एक बार, इसीलिए मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। तो ये जो NRI होते हैं, हम ये तो आपने नॉर्मल भी सुना होगा। ये कौन लोग हैं, जैसे पंजाब के लोग कनाडा चले गए, है ना, तो हैं तो वो पंजाब के ही, लेकिन वहाँ पे वर्क परमिट पे गए, या उनको मान लो US में जाकर ग्रीन कार्ड मिल गया। सो दीज आर बेसिकली नॉन रेजिडेंट इंडियंस, यानी कि वो इंडिया में रह नहीं रहे हैं, लेकिन है इंडियंस ही, वो रह वहाँ पे रहे आउटसाइड में, एक कमाई के लिए गए या फिर पढ़ाई के लिए गए, ऐसा भी हो सकता है ना। बहुत सारे लोग पढ़ने के लिए जाते हैं, तो घूमने वाले नहीं, घूमने वाले तो तुरंत घूम के आ जाते हैं, उनको NRI थोड़ी बोलेंगे, है ना। तो कहने का मतलब है कि जो कुछ अच्छे खासे समय के लिए आउटसाइड इंडिया जा रहे हैं, उनको हम एक तरह से बोल सकते हैं जो टेम्परेरीली आउटसाइड इंडिया रह रहे हैं, NRIs, ठीक है। फिर इसके बाद PO जो होते हैं, ये क्या होते हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। अब इसमें क्या है, ए PO इज ए पर्सन ऑफ इंडियन एंसेस्ट्री हुज पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स आर इंडियन नेशनल्स बट हु इज़ नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया। ये सब समझना, मैंने अभी आपको बताया था कि कोई व्यक्ति है जिसके मम्मी पापा जो है वो भारत से ही बिलोंग करते हैं, लेकिन वो जब पैदा हुआ फॉरेन में तो उसको सिटीजनशिप किसकी मिल गई, फॉरेन लैंड की। जैसे US में पैदा हुआ तो मान लो अभी वो US का सिटीजन बन गया है, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, उसको वहाँ की नागरिकता छोड़नी पड़ेगी और यहाँ पे आना पड़ेगा। तो ये एक कंडीशन जो बन रही है, ये व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे, PO बोलेंगे, PIO, ठीक है भाई। तो ये मैंने आपको बता दिया है, सेम हिंदी में भी मैंने लिख दिया है कि क्या होता है, ये तीनों ही बता दिए हैं। आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी, ठीक है भाई। तो कुल मिला के मैंने आपको ये बताया है कि सिटीजनशिप के अंदर क्या क्या प्रोविजन बनते हैं, किन किन लोगों को भारत की सिटीजनशिप मिल सकती है और किन को नहीं मिल सकती है, क्या उसके तरीके हैं, वो सारे मैंने इन डेप्थ बता दिए। हालांकि बहुत ज़्यादा डेप्थ में आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, करने को तो आप सिर्फ आर्टिकल्स वो जो 5-7 हैं वो याद कर सकते हैं और आपका काम हो जाएगा। और बस वो जो फर्स्ट स्लाइड मैंने फर्स्ट माइंड मैप बताया था उससे भी क्लैरिटी हो जाएगी। लेकिन कहने का मतलब है कि मुझे तो सब कुछ ही बताना है, तो अगर मैं पूरा ना बताऊं तो वो भी सही नहीं है, ठीक है। इसके अलावा कोई भी नोट्स आपको नहीं बनाने हैं। नोट्स बनाने की जगह पे आप ये किताबें जो हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल हैं, सारी की सारी आप इनको ले सकते हैं और यही आपके लिए मोर देन सफिशेंट रहेंगी। कलरफुल किताबें हैं,
विद पिक्चर्स, प्रॉपर नोट्स इनके अंदर बने हुए हैं, आपको कुछ भी अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है भाई, तो वो जीवी कक्षा एप्लीकेशन से ही ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा इनपुट डाल रहा हूँ, दमदार कंटेंट बनाया है, आपको दिमाग में पहली ही बार में घुस गया, आपको समझ आ गया, मज़ा भी आया उसको समझने में, है ना, लेक्चर को, एक जीके को इंटरेस्टिंग मैंने क्रिएट किया है, तो एक काम कर देना भाई कि 5 स्टार की रेटिंग चाहिए मुझे आपकी तरफ से, जीवी कक्षा एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पर जाकर दे देना। और बाकी लोगों को भी प्लीज़ बताइए इस चीज़ के बारे में, ताकि सबको पता लगे कि जो इतना ज़्यादा प्रीमियम और हाई क्वालिटी का कंटेंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो सच में वर्दी है, और उसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। आप देख लीजिएगा, आप प्रीवियस ईयर लगाइएगा या कोई भी मॉक टेस्ट लगाइएगा, आप सभी क्वेश्चन करने के लायक होंगे। ठीक है भाई, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू ऑल।